Hello, dear students. Yes, I am back again, continuing with Section 6 under the Indian Evidence Act of 1872 after a long time. ये जो बीच की अवधि बीती है, इस दौरान में मैं दरअसल बाकी विषयों पर वीडियोस अपलोड कर रही थी, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी अभी परीक्षाएं चल रही थी, है ना? तो धारा 6 के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो रेस जेस्टे के सिद्धांत से संबंधित होगा। तो आप सभी का मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर, अपने इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व के वीडियो में हमने धारा 6 के पाठ को भिन्न भिन्न भागों में समझा था और साथ ही उसके अंतर्गत कुछ अंतर्निहित बातें जो हमें समझनी आवश्यक थी, उनके संबंध में जानकारी साझा की थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में रेस जेस्टे का सिद्धांत सन्निहित है, ऐसा कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि वीडियो के प्रारंभ में जो फर्स्ट स्लाइड है, इसी में रेस जेस्टे मैंने लिख रखा है। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पूर्व की वीडियो में हमने धारा 6 का जो पाठ है उसको भिन्न भागों में देख लिया था। सुविधा के लिए और याद रखने में आसानी के लिए हम लोग एक बार फिर से इसे देख लेंगे। प्रारंभ करते हैं कि एक विवादक तथ्य है that there is a fact in issue. This fact in issue forms one part of a transaction. ये विवादक तथ्य किसी समव्यवहार का एक भाग है। There are other facts which are connected to this fact in issue. कुछ अन्य तथ्य हैं जो विवादक तथ्य से संसक्त यानी कि संबंधित है। The connection is such that these facts form other parts of the same transaction. ये संबंध ऐसा है कि ये तथ्य उसी समव्यवहार के अन्य भाग बनते हैं। तो कौन सा संबंध? वो संबंध जो कि फैक्ट इन इशू यानी विवादक तथ्य और कुछ अन्य तथ्यों के बीच में है। ठीक है ना? तो ये संबंध किस प्रकार का है कि ये तथ्य जो कि अन्य तथ्य है उसी समव्यवहार के अन्य भाग बनते हैं, है ना? जिसका कि विवादक तथ्य एक भाग है। याद रखने योग्य बात यह है कि these facts are themselves not facts in issue. ये तथ्य स्वयं विवादक तथ्य नहीं है। तो धारा 6 ये कहती है then such facts are relevant under section 6 irrespective of the fact whether they occur at the same time and place or at different times and places. तो ऐसे तथ्य धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों। So then we know that under section 6 evidence may be given of facts which are themselves not facts at issue but are so connected to a fact in issue as to form part of the same transaction. धारा 6 में उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो स्वयं विवादक तथ्य नहीं है, किंतु एक विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, है ना? अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि ट्रांजैक्शन शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है इस धारा में उसका क्या मायने है। So transaction here refers to a group of facts that may be called by a single name as a crime or wrong. यहाँ समव्यवहार से संदर्भित है तथ्यों का वह समूह जिसे एक नाम से पुकारा जा सकता है, जैसे कि अपराध या अपकृत्य। ठीक है? Now we will see illustration A to section 5. देख लेते हैं एक बार
कि धारा 5 का दृष्टांत क क्या कह रहा है। तो जब आप लोग अपने बेयर एक्ट्स में देखेंगे तो पाएंगे कि इलस्ट्रेशन कुछ यूं है कि A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death. ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है। At A's trial, the following facts are in issue. क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक है। A's beating B with the club. क का ख को लाठी से मारना। A's causing B's death by such beating. क का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करना। A's intention to cause B's death. ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय है ना। तो जब हमने ये धारा का इलस्ट्रेशन देख ली है तो यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है that illustration A to section 5 depicts a single transaction but facts therein are all facts in issue. धारा 5 का दृष्टांत क भी एक ही संव्यवहार दिखाता है किंतु उस संव्यवहार के सभी तथ्य विवादक तथ्य हैं। Therefore, their evidence may be given under section 5 and not under section 6. जिस कारण से उनका साक्ष्य धारा 5 में ही दिया जा सकेगा, धारा 6 में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि हालांकि धारा 5 की जो दृष्टांत क है उसमें भी एक ही संव्यवहार दर्शाया गया है किंतु क्योंकि उस संव्यवहार में सभी विवादक तथ्य हैं, इस कारण से उन विवादक तथ्यों का साक्ष्य तो धारा 5 में ही दिया जा सकेगा, है ना, धारा 6 में नहीं, क्योंकि धारा 6 में अन्य तथ्यों का जो कि विवादक नहीं है उन तथ्यों के साक्ष्य को दिए जाने की बात हो रही है ना, जो स्वयं तो विवादक तथ्य नहीं है किंतु विवादक तथ्य से इस तरह से संबंधित है कि वे एक ही समव्यवहार का भाग बन जाते हैं, है ना। So then let's see what is doctrine of res gestae. रेस जेस्टे का सिद्धांत, इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका की अर्थ है थिंग्स डन। रेस जेस्टे इन लैटिन मीन्स थिंग्स डन, चीजें जो की गई। As applied in English law of evidence, it means things said and done in the course of a transaction. आंग्ल साक्ष्य विधि में इसका अर्थ है चीजें जो की गई और कही गई एक समव्यवहार के दौरान। ठीक, ध्यान रखिएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 में रेस जेस्टे टर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है ना, इसलिए ये कहा जाता है कि रेस जेस्टे का जो सिद्धांत है वो धारा 6 में समाहित है, हालांकि रेस जेस्टे पद का धारा 6 में उपयोग नहीं किया गया है। Clear? Then we find that this doctrine of res gestae has been criticized. रेस जेस्टे सिद्धांत की आलोचना भी की गई है, तो वो क्या आलोचना की गई है वो देख लेते हैं। It has been often criticized by saying that precise limits are not easy to define. इस सिद्धांत की अधिकतर आलोचना की गई है और ये कहा गया है कि इसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित करना सरल नहीं है। फिर ये भी कहा गया facts of the cases where the doctrine has been used differ so greatly that no fixed principle can be laid down as to the matters that will form part of a transaction. उन वादों के तथ्य
जहां इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है एक दूसरे से इतने अलग हैं कि कोई निश्चित नियम प्रतिपादित नहीं किया जा सकता कि कौन विषय किस संव्यवहार का हिस्सा होंगे। प्रोफेसर स्टोन ने इसको कुछ यूं कहा है कि इट इज श्राउडेड इन डाउट एंड कंफ्यूजन। प्रोफेसर स्टोन ने इसे शंका और भ्रम में ढका हुआ बतलाया है। Whereas Professor Wigmore called it not only useless but also harmful. प्रोफेसर विग्मोर ने इसे न केवल व्यर्थ कहा है बल्कि नुकसानदायक भी बतलाया है। तो शायद ऐसा ही ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि इसी वजह से धारा 6 में रेस जेस्टे टर्म का पद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो रेस जेस्टे का सिद्धांत क्या है वो तो हमने देख लिया और उसके संबंध में जो आलोचना की गई थी वो भी हमने देख ली। मुख्य जो आलोचना थी वो यही थी कि कब तो कहा जाएगा कि अन्य तथ्य एक ही संव्यवहार के भाग है और कब उन्हें एक ही संव्यवहार का भाग नहीं माना जाएगा। तो ये जो भ्रम उत्पन्न हो रहा था इसका निराकरण किया गया था रेटिन वर्सेस द क्वीन के मामले में प्रिवी काउंसिल के द्वारा 1971 में। तो हम इसको समझ लेते हैं अब। So the removal of confusion was done by the Privy Council in the case of 1971 in Retten versus the Queen. Certain principles relating to the applicability of the doctrine of res gestae were laid down. कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे इस मामले में जो कि रेस जेस्टे के डॉक्ट्रीन के लागू होने से संबंधित हैं। तो हम उन्हें देख लेते हैं। इन प्रिंसिपल्स को देखने से पहले हम लोग रेटिन वर्सेस द क्वीन मामले के जो तथ्य थे उनको देख लेते हैं और प्रिवी काउंसिल ने उसमें क्या अपना जजमेंट दिया था वो जान लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में कुछ यूं था कि एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में अभियोजित किया गया था। In this case, a man was prosecuted for the murder of his wife. उसका तर्क था कि गोली दुर्घटनावश चल गई थी। His defense was that the shot went off accidentally. इस बात के साक्ष्य मौजूद थे कि पत्नी की मृत्यु से कुछ मिनट पहले एक महिला ने पागलों की तरह कहा, मुझे पुलिस चाहिए, और इससे पहले कि ऑपरेटर कुछ कर सके टेलीफोन करने वाली महिला ने सिसकते हुए अपना पता बताकर संपर्क काट दिया। There was evidence that a few minutes before the wife was shot, a woman made a telephone call and hysterically asked the operator to get her the police. Before the operator could do anything, the sobbing woman gave her address and the call was dead. 5 मिनट के अंदर पुलिस वहां यानी के पते पर पहुंची और मृतक पत्नी का शव बरामद किया। Within 5 minutes, the police reached there, that is the address, and found the body of the dead wife. निर्णय में कहा गया, इस बात के पर्याप्त साक्ष्य थे कि मृतक के कहे शब्दों और गोली चलने में निकट का संबंध था। It was held that there was ample evidence of the close and intimate connection between the statement ascribed to the deceased and the shooting which occurred shortly afterwards. उनका समय तथा स्थान एक था। They were closely associated in place and time. जिस प्रकार से कथन किया गया पुलिस बुलाने के लिए, जिस लहजे में बात की गई, उससे पता चलता था कि समकालिक घटनाएं उसे ऐसे कथन के लिए बाध्य कर रही थीं। The way in which the statement came to be made, that is, to call for the police, and the tone of the voice used
showed intrinsically that the statement was being forced from the deceased by an overwhelming pressure of contemporary event. यह स्वयं ही स्वतः स्फूर्त कथन होने का प्रमाण था. It carried its own stamp of spontaneity. मृतक की टेलीफोन कॉल और वे शब्द जो उसने कहे इस बात के लिए सुसंगत पाए गए उस व्यवहार के भाग के रूप में जिससे उसकी मृत्यु हुई. Her call and the words she spoke were held relevant as a part of the transaction which brought about her death. उसकी दर्द भरी आवाज से यह सिद्ध हो गया कि गोली जानबूझकर चलाई गई थी, न कि दुर्घटनावश चली थी. Her call in distress showed that shooting in question was intentional and not accidental. क्योंकि दुर्घटना का शिकार कोई भी व्यक्ति दुर्घटना से पूर्व पुलिस की जरूरत महसूस नहीं कर सकता था. For no victim of an accident could have thought of getting the police before the happening. है ना? तो ये निर्णय प्रिवी काउंसिल के द्वारा रिटिन वर्सेस द क्वीन के मामले में दिया गया था और इसी मामले में उन्होंने इससे संबंधित प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे. द टेस्ट शुड नॉट बी द अनसर्टेन वन. फॉर्मूला अनिश्चित नहीं होना चाहिए. Whether the making of the statement was in some sense part of the event or transaction. इस संबंध में चाहे कहा गया कथन किसी मायने में घटना या संव्यवहार का ही भाग क्यों न हो. Now this may often be difficult to establish. प्रायः ये निर्धारित करना कठिन होता है कि बाह्य मामले क्या हैं, क्योंकि समय जो घटना के घटित होने और बात के कहने के बीच में बीत जाता है और स्थिति में जो अंतर होता है वह सुसंगत तो है किंतु निर्णायक मापदंड नहीं है. Because such external matters as the time which elapses between the events and the speaking of the words or vice versa, and the differences in locations being relevant factor but not taken by themselves a decisive criteria. As regards statement made after the event, it must be for the judge to satisfy himself or herself that the statement was so clearly made in circumstances of spontaneity or involvement in the event that the possibility of concoction can be disregarded. जहां तक घटना के बाद के कथन का सवाल है, इसके बारे में न्यायाधीश को संतुष्ट होना है कि कथन स्वतः स्फूर्त था व उसकी घटना में ऐसी सहभागिता थी कि उसके मनगढ़ंत होने की संभावना कम है. Conversely, if he or she considers that the statement was made by way of narrative of a detached prior event so that the speaker was disengaged from it as to be able to construct or adopt his or her account, he or she should exclude it. इसके विपरीत यदि वह यह समझे कि कथन किसी असंलग्न पूर्व घटना के विवरण के रूप में किया गया है और कथनकर्ता घटना से इतना अलग हो चुका था कि वह अपनी ही एक कहानी बना सकता था, तो उसे उस कथन को बाहर रखना चाहिए. ठीक है? Then, as regards statement made before the event, it was held in the case that same principle should apply. That is, as in the case of statement made after the event. जहां तक घटना से पहले के कथन का सवाल है, तो इस मामले में कहा गया कि वही सिद्धांत लागू होगा जैसा कि घटना के बाद के कथन के मामले में होता है ना? अभी अभी हमने देखा है.
If the drama leading up to the climax has commenced and assumed such intensity and pressure that the utterances can safely be regarded as a true reflection of what was unrolling or actually happening, it ought to be received. यदि अपने उत्कर्ष तक पहुंचने का नाटक आरंभ हो चुका है और उसने ऐसी तीव्रता और दबाव ग्रहण कर लिया है कि कथन निशंक रूप से जो कुछ भी घटित हो रहा था उसका सही प्रतिबिंब समझा जा सकता है, तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है that the expression res geste may conveniently sum up these criteria, but the reality of them must always be kept in mind. Res geste वाक्यांश इन मापदंडों का सार प्रस्तुत कर सकता है, किंतु इनकी वास्तविकता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उम्मीद करती हूं कि ये जो रेस जेस्टे का सिद्धांत है ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो या कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे संपर्क कर ही सकते हैं। सेक्शन 6 के संबंध में जो हमने थोड़ा सा रिवीजन आज कर लिया है, तो आशा है कि सेक्शन 6 भी आप लोगों को काफी स्पष्ट हो चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इस सेक्शन के जो इलस्ट्रेशंस हैं और इससे संबंधित जो कुछ केसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग सभी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो कि यकीनन आप लोग रख ही रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।